जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा करीब आती जा रही है और उस क्रम में हम लोगों का एक एक सब्जेक्ट का मैराथन भी चल रहा है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के अंतर्गत साइंस का मित्रों कंप्लीट रिवीजन आप इसमें देखने पाएंगे, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान शामिल किया गया है और इन सब से मिला करके आप टॉप 200 क्वेश्चंस देखने को पाएंगे मित्रों। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। प्रयास यही किया गया है कि समस्त प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया जाए, हर टॉपिक को कवर किया गया है। तो मित्रों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की गति पूछी जा रही है। 1.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या 2.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो मित्रों, प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है मित्रों। आपका ये सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित था। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बल एवं द्रव्यमान से संबंधित है, या क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, या ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, या फिर गति से संबंधित है। तो मित्रों, न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। अर्थात जब आप किसी भी पिंड पर अपना बल लगाते हैं तो वो भी उतना ही बल आपके विपरीत दिशा में लगाता है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मित्रों कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है, या अनुदैर्घ्य तरंग होती है, या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, या फिर कोई नहीं होती है। मित्रों, ध्वनि तरंगों की बात की जा रही है और ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। आप देखते होंगे ध्वनि तरंगों में ऐसे ऐसे लय दर्शाया जाता है। तो ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं मित्रों? अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ जो होती है वो सीधे चलती है। तो आपका इसके लिए बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। एसआई इकाई मतलब एसआई मात्रक पूछ रहा है। क्या ओम है, या फिर वोल्ट है, या फिर एम्पियर है, या फिर कूलाम्ब है। तो मित्रों, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे मतलब एक्स किरणें जो हैं, या जैसे जब कोई हड्डी वगैरह किसी की दिक्कत हो जाती है तो उसका भी एक्सरे होता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था मित्रों? मैडम क्यूरी ने, या हेनरी बेक्करल ने, या फिर विल्हेम रॉन्टजन ने, या फिर न्यूटन ने। तो मित्रों, एक्सरे का आविष्कार किया था विल्हेम रॉन्टजन ने। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का अर्थात बल का या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या मित्रों? न्यूटन है, या जूल है, या फिर वाट है, या फिर पास्कल है। तो मित्रों, ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का जूल है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। इसके लिए आप सीधे जान लीजिए कि जूली ऊर्जा से कार्य करती है। क्या कहेंगे? जूली ऊर्जा से कार्य करती है। जूली अर्थात जूल, और ऊर्जा और कार्य का दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मित्रों कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या ध्वनि वृद्धि में होता है, या विद्युत प्रतिरोध में होता है, या फिर ध्रुवीयकरण में होता है, या शीतलन में होता है। तो मित्रों ट्रांजिस्टर का उपयोग ध्वनि की वृद्धि में होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि लेज़र का पूरा नाम है। लेज़र का पूरा नाम क्या लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है, या फिर लो एंगल सिस्टमेटिक एनर्जी रेडिएशन है, या फिर लाइट एडजस्टमेंट बाई सिस्टमेटिक इमिशन ऑफ रेज है। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए कि नन ऑफ दीज है, मतलब इनमें से कोई नहीं। चौथा आप क्या मान लेते हैं, नन दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है मित्रों, लेज़र का पूरा नाम क्या होता है। तो लेज़र का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक अर्थात कूलेंट का काम क्या है। शीतलक जो है वो क्या काम करता है, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना, या ताप को बाहर ले जाना, या ईंधन को स्थिर करना, या फिर विकिरण को रोकना। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो शीतलक होता है मित्रों, ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रॉन को नियंत्रित करते हैं। और एक मिनट, शीतलन का जो कार्य होता है, ये जो तापमान होता है, न्यूट्रॉन को नियंत्रित नहीं करते, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है मित्रों मंदक। और ये क्या काम करते हैं, ये जो तापमान होता है इसे बाहर ले जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों कि ओजोन परत किस विकिरण को अवशोषित करती है, अवरक्त विकिरण को, या परावैंगनी विकिरण अर्थात अल्ट्रावायलेट को, या फिर दृश्यमान प्रकाश को, या फिर रेडियो तरंगों को। किसको अवशोषित करती है मित्रों, तो जो ओजोन परत होती है ये परावैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मित्रों कि सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है मित्रों, क्या सोडियम है, या फिर लिथियम है, या पोटेशियम है, या एल्युमिनियम है। मित्रों जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है, तो वो है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि पीतल अर्थात ब्रास किसका मिश्र धातु है, तांबा प्लस जस्ता का, या तांबा प्लस टिन का, या लोहे प्लस कार्बन का, या फिर सोना प्लस तांबा का। तो मित्रों पीतल के लिए आप एक ट्रिक बना लीजिए और याद रखिएगा पिताजी। पिताजी अर्थात पीतल किसका किसका है, तो पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक यानी जस्ता। तो तांबा और जस्ता से अर्थात ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मित्रों पानी का शुद्ध रूप पीएच मान कितना होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 5 या फिर 7 या फिर 9 या फिर 11। तो मित्रों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मित्रों कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। ये गैस होती है जो लाफिंग गैस का काम करती है, या CO2 है, या फिर N2 है, या N2O है, या फिर O3 है। तो मित्रों लाफिंग गैस N2O को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मित्रों कि पेट्रोलियम से सबसे पहले कौन सा उत्पाद निकाला जाता है,
आप लोग जानते हैं जो पेट्रोलियम होता है मित्रों, ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का यौगिक के रूप में, मिश्रण के रूप में होता है। इसमें से सबसे पहले कौन सा उत्पाद निकाला जाता है, डीजल या केरोसिन या पेट्रोल या फिर प्राकृतिक गैस, कौन सा उत्पाद निकलता है मित्रों, तो इसमें से सबसे पहले प्राकृतिक गैसों को निकाला जाता है, अर्थात डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मित्रों कि फुलमिनेटेड मरकरी का उपयोग किसमें किया जाता है। फुलमिनेटेड मरकरी जो है अर्थात पारा जो है, क्या इसका उपयोग औषधि में होता है या विस्फोटक में होता है या फिर उर्वरक में होता है या फिर पेंट में होता है। तो मित्रों फुलमिनेटेड मरकरी का उपयोग विस्फोटक में होता है। मित्रों अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। लाइक करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी मत कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है मित्रों कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl किस प्रकार का यौगिक है। कैसा यौगिक है मित्रों, सहसंयोजक है या फिर आयनिक है या फिर धात्विक है या फिर मिश्र धातु है। तो मित्रों सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम लोग नमक भी कहते हैं, यह एक आयनिक यौगिक है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मित्रों कि ब्लू विट्रियाल किसे कहते हैं। इसमें से कौन सा यौगिक है जिसे ब्लू विट्रियाल कहते हैं मित्रों, FeSO4 या फिर CuSO4 × 5H2O या फिर Na2SO4 या फिर K2SO4। तो मित्रों इसमें CuSO4 × 5H2O को ब्लू विट्रियाल कहते हैं, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मित्रों कि स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील मित्रों यानी जिस पर जंग नहीं लगता है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, FeCNiCr अर्थात फेरियम, कार्बन, निकिल और क्रोमीन, या फिर फेरियम, कार्बन और एल्युमिनियम, या फिर फेरियम, कार्बन और जिंक, या फिर फेरियम, कार्बन और कॉपर। क्या होता है मित्रों इसमें, तो जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें फेरियम, कार्बन, निकिल और क्रोमाइट होता है, यानी कि ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मित्रों कि DDT का प्रयोग किस लिए किया जाता है। DDT का प्रयोग 20 वाला प्रश्न कह रहा है किस लिए होता है, कीटनाशक के रूप में या उर्वरक के रूप में या विस्फोटक के रूप में या फिर औषधि के रूप में। मित्रों DDT का प्रयोग किस कारण से होता है, तो जो DDT होता है इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मित्रों कि मनुष्य की RBC का जीवन काल कितना होता है। RBC मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है मित्रों, 60 दिन या फिर 90 दिन या 120 दिन या 180 दिन। तो मित्रों RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मित्रों कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। क्या ये बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस या फिर प्लाज्मोडियम या फिर फफूंदी। मलेरिया किस कारण से होता है मित्रों, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मित्रों कि DNA की संरचना की खोज किसने की थी। जो DNA की संरचना बनी है उसकी खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने या न्यूटन और डार्विन ने या फिर फ्लेमिंग और पास्चर ने या हुक और हक्सले ने। तो मित्रों DNA की संरचना की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने,
ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मित्रों कि पाचन तंत्र में वसा का पाचन कहाँ होता है। जो हम लोग फैट लेते हैं अर्थात वसा लेते हैं, उसका पाचन कहाँ पर होता है, मुख में या आमाशय में या छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में, कहाँ पर होता है मित्रों। तो पाचन तंत्र में वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मित्रों कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस अंग से होता है। क्या ये यकृत से होता है या फिर अग्न्याशय से या गुर्दा से या फिर मस्तिष्क से। तो मित्रों किसी के शरीर में जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, और अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शुगर लेवल घट जाता है। तो इस इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, कौन से अंग से होता है। तो मित्रों ये आग्न्याशय से होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पर एब्जॉर्वेशन की बात नहीं हो रही है, ग्रहण करने की बात नहीं हो रही है। निकलती कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है मित्रों। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है ऑक्सीजन गैस, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मित्रों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या फिर थायराइड या फिर आग्न्याशय या फिर अधिवृक्क। तो मित्रों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मित्रों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है मित्रों। क्लोरोफिल के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण या कैरोटीन के कारण या फिर पित्त के कारण। तो मित्रों रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, ये भी याद रखना। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मित्रों एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग का कारक है। कौन है, HBV है या फिर HIV है या फिर HCV है या फिर नन है। तो मित्रों HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बता दीजिए कि एड्स की जांच कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है मित्रों। तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि कौन सा विटामिन रातांधता अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस से संबंधित है। देखिए रातांधता को रतौंधी भी कहा जाता है, मतलब रात में देख नहीं पाते, अंधकार अंधता हो जाती है। तो क्या विटामिन ए है या फिर विटामिन बी है या विटामिन सी है या विटामिन डी है। तो मित्रों रातांधता विटामिन ए की कमी से होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 प्रश्न हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को ज़ोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और इसे आप लोग शेयर भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। बहुत ही शानदार क्लास है। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है मित्रों कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था। हॉकिंग ने या फिर न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने या फिर केपलर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था मित्रों। तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था हॉकिंग ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है मित्रों कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन
या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैसों की बात हो रही है और ग्रीन हाउस गैसों में मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में क्या होता है कि जो पृथ्वी के सूर्य से प्राप्त विकिरण वाली ऊर्जा है उसको ये वापस नहीं जाने देता है, वायुमंडल में ही उसको रोक देता है। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है मित्रों कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, अर्थात सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है मित्रों? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या फिर दहन या रासायनिक अभिक्रिया। तो मित्रों सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन, अर्थात दो छोटे छोटे दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मित्रों कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? प्रदूषण से या विलुप्त प्राय प्रजाति से या पर्यावरण कानून से या फिर उर्वरक से। तो मित्रों जो रेड डाटा बुक है ये विलुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऐसे जीव जंतु या जातियां जो समाप्त होने वाली हैं। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है मित्रों कि ओजोन परत में छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया गया? मतलब ओजोन परत में डिफ्लेशन जो उसकी कमी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया मित्रों? आर्कटिक में या अंटार्कटिका में या अफ्रीका में या फिर यूरोप में। तो मित्रों ओजोन परत में छिद्र सबसे अधिक अंटार्कटिका में पाया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मित्रों कि हिग्स बोरान को हिग्स बोसान कण को क्या कहा जाता है? ईश्वर कण यानी गॉड पार्टिकल या जीवन कण या फिर शक्ति कण या फिर विकिरण कण। तो मित्रों हिग्स बोसोन कण को गॉड पार्टिकल अर्थात ईश्वर कण भी कहते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है मित्रों प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि गीगर म्यूलर काउंटर किसका मापन करता है? जो गीगर म्यूलर काउंटर है क्या ये दाब का मापन करता है या ताप या विकिरण या फिर ध्वनि? तो मित्रों गीगर म्यूलर काउंटर विकिरण का मापन करता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है मित्रों एमआरआई तकनीकी किस पर आधारित है? एमआरआई चिकित्सा की एक जांच तकनीकी है मित्रों। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी उस पर आधारित है? एक्सरे पर आधारित है या नाभिकीय चुंबकन अनुनाद से या फिर गामा किरणें या प्रकाश से? तो मित्रों एमआरआई जो है ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है मित्रों कि जीपीएस में न्यूनतम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है? 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5? कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है मित्रों? तो जीपीएस में न्यूनतम 4 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस कक्षा में परिक्रमा करता है? पृथ्वी की कौन सी कक्षा में परिक्रमा करता है? भू स्थिर या निम्न पृथ्वी कक्षा या फिर ध्रुवीय कक्षा या फिर उपग्रह कक्षा? तो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय इस अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये करता है निम्न पृथ्वी कक्षा में भ्रमण परिक्रमा करता रहता है, अर्थात बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है मित्रों कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है?
यानी रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, इसमें कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है मित्रों? कार्बन डाइऑक्साइड या फ्रियान या फिर हीलियम या फिर अमोनिया। तो मित्रों रेफ्रिजरेटर और एसी में फ्रियान गैस भरा जाता है शीतलक के रूप में, और इससे जब निकलता है बाहर तो ये CFC के रूप में निकलता है। फिलहाल इस प्रश्न का विकल्प बी हो जाएगा। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस गैस से बनता है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है मित्रों कि नीलगिरी का तेल किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नीलगिरी का तेल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? एंटीसेप्टिक के लिए या कीटनाशक के लिए या नशीला पदार्थ या फिर उर्वरक? तो मित्रों नीलगिरी का तेल एंटीसेप्टिक के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मित्रों कि माचिस की तीली में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर अमोनियम? कौन सी होती है मित्रों, कौन सा रसायन होता है? तो इसमें होता है लाल फास्फोरस, यानी माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है मित्रों कि गैस बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का या ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या फिर क्लोरीन का? तो मित्रों गैस बल्ब में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है मित्रों सौर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पर या अपवर्तन पर या ग्रीन हाउस प्रभाव पर या प्रकाश पर? तो मित्रों जो सौर कुकर है ये सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है और इसे वापस नहीं होने देता सौर विकिरण को, अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव पर ये कार्य करता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 तक हो चुका है मित्रों, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें बेटा, सभी लोग। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है? लैक्टोबैसिलस या एस्चेरिशिया या फिर स्टेफिलोकोकस या सैलेमोनेला? दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है मित्रों? तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस काम करता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है? परासरण पर या विसरण पर या इमल्सन पर या फिर संघनन पर? मित्रों जो साबुन की सफाई प्रक्रिया है ये इमल्सन पर कार्य करता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 कहता है मित्रों कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? उच्च दाब पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है या निम्न दाब पर पकता है या ऑक्सीजन अधिक होती है या फिर कोई नहीं? तो मित्रों उच्च दाब होता है और जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है मित्रों कि फोटो सेंसिटिव सेल का उपयोग कहाँ होता है? कैमरे में या बैटरी में या फिर पंखे में या फिर ट्रांसफार्मर में? तो मित्रों फोटो सेंसिटिव सेल का प्रयोग होता है कैमरे में। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है मित्रों कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने या फिर लावाजियर ने या बायल ने या न्यूटन ने? तो मित्रों द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लावाजियर ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है मित्रों कि आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है, अर्थात आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण,
या अपवर्तन के कारण, या विकिरण के कारण का प्रकीर्णन, या ध्रुवण। तो मित्रों, आकाश का नीला रंग विकिरण का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है मित्रों कि रेडियो तरंगें किस पर आधारित होती हैं। रेडियो तरंगें क्या ध्वनि तरंगें हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर यांत्रिक तरंग, या अनुदैर्ध्य तरंग। तो मित्रों, रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित होती हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है मित्रों कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। वायु में, या जल में, या लोहे में, या फिर लकड़ी में। तो मित्रों, वैसे ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है, लेकिन यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें लकड़ी और लोहा ठोस दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में लोहे में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है मित्रों कि वाट का संबंध किससे है। बल से, या शक्ति से, या कार्य से, या फिर ऊर्जा से। तो मित्रों, शक्ति से है। वाट का संबंध किससे है। शक्ति से है। शक्ति की अंग्रेजी होती है पावर, और पावर आने पर वाट लगा देंगे। पावर मिल जाने पर क्या करेंगे, वाट लगा देंगे, अर्थात शक्ति का वाट से संबंध है। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है मित्रों कि लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है। जूल में, या डायप्टर में, या वाट से, या न्यूटन से। तो मित्रों, लेंस की क्षमता मापने की इकाई डायप्टर है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है मित्रों कि रडार का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। ध्वनि पर, या फिर रेडियो तरंगों का परावर्तन, या ऊष्मा, या दाब। तो मित्रों, जो रडार का कार्य सिद्धांत है ये रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है मित्रों फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस पर कार्य करते हैं मित्रों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या अपवर्तन, या विवर्तन, या फिर प्रकीर्णन। तो मित्रों, फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है मित्रों कि किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। भार पर, या फिर द्रव्यमान पर, या वेग, या आकार। तो मित्रों, पिंड का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है मित्रों कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, या एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। 546, या 746, या 846, या 946। तो मित्रों, जो एक एचपी होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है मित्रों कि ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। मौसम का पूर्वानुमान, या संचार, या फिर प्रसारण, या फिर नेविगेशन। तो मित्रों, ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान के लिए होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 तक हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी करते रहें जोरदार तरीके से। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है मित्रों कि शुष्क बर्फ अर्थात ड्राई आइस क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ठोस नाइट्रोजन, या ठोस ऑक्सीजन, या फिर ठोस हाइड्रोजन। शुष्क बर्फ क्या है मित्रों, तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है मित्रों कि पानी का कठोर होना किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण, या फिर सोडियम और पोटेशियम के कारण, या फिर फेरियम और एल्युमिनियम के कारण, या फिर जिंक और पॉलीडिनियम के कारण। तो मित्रों कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण पानी कठोर हो जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है मित्रों कि भस्मकारी सोडा क्या है? भस्मकारी सोडा क्या Na2CO3 है, या NaOH है, या फिर KOH है, या CaCO3 है? तो मित्रों भस्मकारी सोडा जो है ये NaOH है, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है मित्रों कि खाना पकाने के नमक यानी NaCl में आयोडीन मिलाने का उद्देश्य है स्वाद सुधारने के लिए, या गाइटर रोग की रोकथाम के लिए, या रंग बदलने के लिए, या फिर कोई नहीं। तो मित्रों गाइटर एक प्रकार का रोग होता है और इसको रोकथाम के लिए इसमें सोडियम यानी क्लोराइड में आयोडीन मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है मित्रों कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है प्रोपेन, या मीथेन, या फिर ब्यूटेन, या फिर एथेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मित्रों मीथेन होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है मित्रों कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? दूध में क्या सुक्रोज होता है, या ग्लूकोज होता है, या लैक्टोज होता है, या फिर माल्टोज होता है? कौन सी शर्करा होती है मित्रों दूध में? तो दूध में मित्रों लैक्टोज होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2 का प्रयोग किसमें होता है? हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग क्या ब्लीचिंग में होता है, या विस्फोटक में होता है, या उर्वरक में, या फिर धातु निर्माण में? तो मित्रों हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग में होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि पेट्रोलियम में उपस्थित ऑक्टेन नंबर किससे संबंधित है? जलाने की क्षमता से, या ईंधन की गुणवत्ता से, या फिर विस्फोटक क्षमता से, या फिर धूम्र से? तो मित्रों पेट्रोलियम में उपस्थित जो ऑक्टेन नंबर है ये ईंधन की गुणवत्ता से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि बारूद अर्थात गन पाउडर का मुख्य घटक है। बारूद में कौन सा मुख्य घटक है मित्रों? NaNO3, या KNO3, या फिर NH4NO3, या फिर CaCO3? तो मित्रों गन पाउडर अर्थात जो बारूद है इसका मुख्य घटक है KNO3। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है मित्रों कि टिंकरबेल यानी TNT का पूरा नाम है। TNT का पूरा नाम क्या है मित्रों? ट्राई नाइट्रोटोल्यून, या फिर ट्राई नाइट्रोथैलियम, या ट्राई नाइट्रोटेट्रेट, या फिर कोई नहीं? तो मित्रों टिंकरबेल अर्थात TNT का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। ट्राई नाइट्रोटोल्यून यानी कि ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? कौन सा विटामिन हो मित्रों तो रक्त का थक्का बनाता है? विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, या विटामिन सी, या फिर विटामिन के? तो मित्रों रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है मित्रों कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, या फिर फीमर,
या फिर टीबिया या रेडियस। तो मित्रों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेप्स या स्टेपीज इसको भी सभी लोग कहते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है मित्रों कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन या फिर थायरॉक्सिन या फिर मेलाटोनिन। तो मित्रों थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्रावण होता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? मतलब जल का संरक्षण किसके द्वारा होता है मित्रों? फ्लोएम के द्वारा या जाइलम के द्वारा या क्लोरोप्लास्ट या फिर क्यूटिकल। तो मित्रों पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है मित्रों कि पित्तरस अर्थात बाइल जूस का कार्य है। पित्तरस का क्या कार्य है मित्रों? प्रोटीन का पाचन या फिर वसा का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन या फिर जल अवशोषण। तो मित्रों जो पित्तरस होता है ये वसा का पाचन करता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 तक हो चुका है मित्रों। और अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब कार्य कर दीजिए मित्रों। देखते हैं प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? अर्थात सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है मित्रों? ओ निगेटिव या ए बी पॉजिटिव या फिर ए पॉजिटिव या फिर बी निगेटिव। तो मित्रों ओ निगेटिव जो रक्त समूह है ये सर्वदाता होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है मित्रों कि किस अंग को रक्त का बैंक कहा जाता है? हृदय को या यकृत को या प्लीहा को या फिर गुर्दा को। तो मित्रों प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन इसे ही रक्त बैंक कहा जाता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा पिगमेंट मित्रों प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य भूमिका निभाएगा? कैरोटीन या क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन या फिर लाइकोपिन। तो मित्रों प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है। ये बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 यानी 79 ये कह रहा है मित्रों कि एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से या आग्न्याशय से या फिर अधिवृक्क ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से। तो मित्रों एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है मित्रों अधिवृक्क ग्रंथि से। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है मित्रों कि डार्विन ने किस पर अपने सिद्धांत का आधार रखा? मानव पर या पौधे पर या फिर गैलापागोस द्वीप की चिड़िया या फिर बंदर। तो मित्रों डार्विन ने जो अपना सिद्धांत का आधार रखा था वो गैलापागोस द्वीप की चिड़िया के ऊपर रखा था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है मित्रों कि केपलर के नियम किससे संबंधित हैं? केपलर का नियम किस चीज़ से संबंधित है मित्रों? ग्रहों की गति से या फिर चंद्रमा से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से या फिर सूर्य की ऊर्जा से। तो मित्रों जो केपलर का नियम है ये ग्रहों की गति से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है।
वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो मित्रों पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कुल कितने प्रतिशत है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 83 पर। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है मित्रों कि वनों की कटाई से सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? जल चक्र पर या नाइट्रोजन चक्र पर या ऑक्सीजन चक्र पर या फिर कार्बन चक्र पर। तो मित्रों वनों की कटाई से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा जल चक्र पर, और कार्बन चक्र पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ जल चक्र पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है मित्रों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट या फिर 4 मिनट या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 10 मिनट। तो मित्रों पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि पृथ्वी का नीला ग्रह कहलाना किसके कारण है? पृथ्वी नीला ग्रह क्यों कही जाती है मित्रों? ऑक्सीजन के कारण या जल के कारण या नाइट्रोजन के कारण या फिर बादल के कारण। तो ये मित्रों पृथ्वी नीला ग्रह कही जाती है जल के कारण। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है मित्रों कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/2 या फिर 1/4 या फिर 1/6 या फिर 1/8। तो मित्रों पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है 1/6 है। मतलब अगर आप पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है, अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन कितना होगा? कितना होगा? केवल 10 किलो। 1/6 से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा मित्रों? केवल 10 किलोग्राम। तो इसलिए अगर कोई यहाँ पर ज़्यादा वजन है तो इसमें उसकी गलती नहीं है। भार अगर किसी का बढ़ रहा है उसे ग्रह बदलना चाहिए, उसे चंद्रमा पर जाना चाहिए और फिर उसका भी वजन कम हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है मित्रों कि एल नीनो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से या चुंबकत्व से या फिर अंतरिक्ष से या फिर कृषि से। तो मित्रों एक दिन हमने आप लोगों को जलवायु का क्लास पढ़ाया था और उसमें हमने एल नीनो और ला नीनो बताया था। तो ये दोनों क्या करते हैं? एल नीनो और ला नीनो ये दोनों जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88। 88 कह रहा है मित्रों कि किसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है? धरती का फेफड़ा क्या अमेजन वर्षा वन को कहते हैं या गंगा का मैदान या फिर सहारा मरुस्थल या फिर एंडीज पर्वत। तो मित्रों धरती का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है मित्रों कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र या फिर मंगल या फिर शनि या फिर अरुण। तो मित्रों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड या इसको फेरस ऑक्साइड भी आपको मिल सकता है। आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड मिल सकता है मित्रों। तो इसकी अधिकता के कारण यहाँ की मिट्टी लाल है। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार क्या पूर्ण गोला है या दीर्घवृत्ताकार है या फिर घनाभ है या फिर त्रिभुज है? तो मित्रों पृथ्वी का आकार दीर्घवृत्ताकार है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 90 प्रश्न हो चुका है मित्रों, और अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किए
तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका कुछ जा नहीं रहा है बेटा, मुझे थोड़ी सी खुशी मिल रही है। और साथ ही साथ इसे आप लोग शेयर भी करते रहिए। तो कह रहे हैं कि विकिरण थर्मामीटर किसका मापन करता है? बल का, या फिर तापमान का, या फिर ऊर्जा का, या फिर दाब का? जो विकिरण थर्मामीटर होता है मित्रों, ये तापमान का मापन करता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, प्रश्न संख्या 92 कह रहा है मित्रों कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? न्यूटन ने, या फिर बेकरल ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर क्यूरी ने? तो मित्रों रेडियोधर्मिता की खोज बेकरल ने किया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 क्या कह रहा है मित्रों कि कौन सा विटामिन एंटी स्कारविक विटामिन कहलाता है? एंटी स्कारविक विटामिन कौन सा कहलाएगा मित्रों? विटामिन ए, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन ई? तो मित्रों एंटी स्कारविक विटामिन सी कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94 क्या कहता है मित्रों कि वैद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है? तो क्या है? ओम है, या फिर वोल्ट है, या एम्पियर है, या वाट है? तो मित्रों जो प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, और अगर कोई आपका विरोध करे और आप झगड़ा नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप को शांत रखने का प्रयास करेंगे और कहेंगे ओम शांति ओम। यानी क्या है? अगर विरोध में शांत रखना है तो ओम शांति ओम का जाप करना है। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो इकाई होता है वो ओम होता है मित्रों। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95 कह रहा है कि पेस मेकर का उपयोग किस अंग के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए, या हृदय के लिए, या फेफड़ा के लिए, या फिर गुर्दा के लिए? तो मित्रों जो पेसमेकर होता है, पेसमेकर का प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है, हृदय की गति को नियंत्रित और नियमित बनाए रखने के लिए। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 कह रहा है मित्रों कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसकी ओर इंगित करता है? भौगोलिक उत्तर, या भौगोलिक दक्षिण, या चुंबकीय दक्षिण, या फिर पूर्व की ओर? तो मित्रों जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है ये भौगोलिक उत्तर का की ओर इंगित करता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है कि सुपरनोवा किससे संबंधित है? धूमकेतु से, या तारा विस्फोट से, या आकाशगंगा से, या फिर ग्रह से? सुपरनोवा की बात हो रही है मित्रों, और सुपरनोवा तारा में विस्फोट के लिए संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 98 कह रहा है मित्रों कि हरे पौधे किसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं? स्वयं को, या शाकाहारी को, या फिर मांसाहारी को, या फिर सर्वाहारी को? तो उपभोक्ता मतलब होता है उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला। और हरे पौधों स्वयं का तो प्रयोग करते नहीं हैं। हरे पौधों का पहला प्रयोग कौन करेगा? शाकाहारी। तो इसलिए शाकाहारी को ही ये प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, प्रश्न संख्या 99 कह रहा है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने, या फिर पास्चर ने, या जेनर ने, या फिर हुक ने? तो मित्रों यहाँ बात हो रही है पेनिसिलिन की, और पेनिसिलिन की खोज किया था फ्लेमिंग ने। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या 100 कह रहा है मित्रों कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, या नाभिकीय विखंडन, या फिर दहन, या रासायनिक अभिक्रिया? तो मित्रों जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और
हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो फिलहाल परमाणु बम के लिए आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 आ गया था बेटा। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, या न्यूटन का तृतीय नियम, या संवेग संरक्षण, या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो मित्रों, जो रॉकेट है, रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है कि परावैगनी किरणों का उपयोग किसमें होता है? खाद्य संरक्षक, या जल शुद्धिकरण, या फोटोग्राफी, या फिर ताप। तो मित्रों, जो परावैगनी किरणें हैं, इनका उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है मित्रों कि बिजली चमकने का कारण है। बिजली चमकने का क्या कारण है? विद्युत धारा, या विद्युत निर्वहन, या विकिरण, या फिर वायु दाब। तो मित्रों, बिजली चमकने का कारण विद्युत निर्वहन है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन किस पर आधारित है? माइक्रोवेव ओवन नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है, या रासायनिक ऊर्जा पर आधारित है, या ऊष्मा पर आधारित है। तो मित्रों, माइक्रोवेव ओवन विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है, आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? न्यूटन को, या आइंस्टीन को, या बोहर को, या फिर रदरफोर्ड को। तो मित्रों, आधुनिक भौतिकी का जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। बी वाला विकल्प दिया है इन्होंने सही उत्तर। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत इनका प्रमुख है मित्रों? आइंस्टीन का। तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं अगला प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोगों को इसका उत्तर बताऊंगा। प्रश्न संख्या 106 से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, तो लाइक सभी लोग कर दीजिए बच्चों। कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य है। मॉडरेटर क्या काम करता है? ताप कम करता है, या न्यूट्रॉनों की गति कम करता है, या ऊर्जा बढ़ाता है, या विकिरण रोकता है। तो मित्रों, जो मॉडरेटर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये काम करता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करने का। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी प्रश्न संख्या 105 में आप लोगों से मैंने पूछा था कि आइंस्टीन, जो कि आधुनिक भौतिकी के जनक भी हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने दिया है मित्रों सापेक्षता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। आप लोगों का इस प्रश्न का जो हमने पूछा था वो उत्तर सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 हो चुका है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइट किस प्रकार का बल्ब है? एलईडी है, या सीएफएल है, या फिर गैस बल्ब है, या कार्बन बल्ब है। तो मित्रों, जो फ्लोरेंस नाइट है, फ्लोरेंस नाइट एक प्रकार का सीएफएल बल्ब है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 कह रहा है मित्रों कि थर्मस फ्लास्क में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऊष्मा संचरण की रोकथाम, या विकिरण, या फिर ऊर्जा संरक्षण, या फिर प्रकाश। क्या किया जाता है मित्रों? तो जो थर्मस फ्लास्क होता है मित्रों, इसमें होता है ऊष्मा संचरण की रोकथाम। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109
109 कह रहा है मित्रों कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि तरंग से, या प्रकाश तरंग से, या ऊष्मा से, या फिर विद्युत से। तो मित्रों डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 110 कह रहा है मित्रों वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापा जाता है? बैरोमीटर, या थर्मामीटर, या एनीमोमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर। तो मित्रों बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर से तापमान का मापन होता है, एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, और हाइड्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, नमी मापी जाती है। प्रश्न संख्या 111 111 कह रहा है मित्रों कि टेबल साल्ट में एंटी केकिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? एंटी केकिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाते हैं मित्रों? MgCO3, या फिर K2SO4, या Na2CO3, या फिर ZNO। तो मित्रों टेबल साल्ट में एंटी केकिंग के रूप में MgCO3 मिलाया जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 112 कह रहा है मित्रों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल, या फिर निकोटीनिक अम्ल, या फिर फोलिक अम्ल। तो मित्रों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और प्रश्न संख्या 113 कह रहा है मित्रों कि नायलॉन किससे निर्मित होता है? पॉलीमर से, या धातु से, या कांच से, या फिर कोयला से। तो मित्रों जो नायलॉन है ये पॉलीमर से निर्मित होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है मित्रों कि चांदी पर काला परत किसके कारण जमती है? जो काला परत होता है यानी जिसको चांदी का जंग कह सकते हैं, जैसे लोहे पर क्या होता है गेरुए रंग का परत आता है तो उसको जंग कहते हैं। तो सिल्वर रस्ट क्या है? ऑक्सीजन है यानी O2, या फिर H2S है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या NO2 है। क्या है मित्रों? तो जो चांदी पर काला परत जमता है वो जमता है H2S के कारण। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 पूछ रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, या हीलियम, या नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। सबसे हल्की गैस पूछा गया है मित्रों, और सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है कि मोनोसाइट बालू से या मोनोसाइट रेत से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? यूरेनियम, या थोरियम, या फिर जिंक, या फिर सीसा। तो मित्रों मोनोसाइट बालू से थोरियम प्राप्त होता है। कौन सा तत्व? तो थोरियम प्राप्त होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है मित्रों कि स्टील में कार्बन की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? 0.1%, या फिर 1.5%, या फिर 2.5%, या 3%। तो मित्रों स्टील में कार्बन की अधिकतम मात्रा 1.5% होती है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 क्या कह रहा है मित्रों? 118 कह रहा है कि रेड फास्फोरस का उपयोग किसमें होता है? दवा में, या फिर माचिस में, या विस्फोटक में, या लोहा में। तो मित्रों जो रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस का प्रयोग होता है माचिस की तीली में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है कि HCl को जल में घोलने पर क्या बनता है? कैसा घोल बनेगा? अम्लीय घोल,
या फिर क्षारीय घोल या फिर उदासीन घोल या कोई नहीं। कौन सा घोल बनेगा मित्रों? जब HCl को जल में घोला जाएगा तो HCl को जब जल में घोलेंगे तो अम्लीय घोल बनेगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 120 कह रहा है मित्रों कि फ्लोरीन किसका रूप है? फ्लोरीन क्या ऑक्सीजन का रूप है या कार्बन का रूप है या हाइड्रोजन का रूप है या फिर नाइट्रोजन का रूप है? तो मित्रों जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है और कार्बन का अपर रूप ही हीरा भी होता है। ध्यान रखना, तो हीरा और फ्लोरीन क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 और 121 से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जोरदार तरीके से और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। 121 कह रहा है कि किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहते हैं? केंद्रक को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम को या फिर लाइसोसोम? तो मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या होता है? पावर हाउस कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें केंद्रक की तो इसमें जीवद्रव्य पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और लाइसोसोम आत्मघाती थैली है। अर्थात जब लाइसोसोम कभी फट जाता है तो वो कोशिका नष्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 122 122 कह रहा है मित्रों कि राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का क्या कार्य है? ऊर्जा उत्पादन या प्रोटीन संश्लेषण या DNA निर्माण या फिर पाचन? तो मित्रों अभी मैंने बताया है कि जो राइबोसोम है इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 123 कह रहा है मित्रों कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? अर्थात मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 या 3 या 4 या 5? तो मित्रों मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है? 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय, तो कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं मित्रों? 4 हो जाते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय। प्रश्न संख्या 124 124 है मित्रों कि मानव शरीर में रक्तचाप मापने का सामान्य मान कितना है? 80-120 mmHg या 60-90 mmHg या 70-100 mmHg या फिर 90-140 mmHg? तो मित्रों मानव शरीर में रक्तचाप का सामान्य मान होता है 80-120 mmHg, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 125 कह रहा है मित्रों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज या पेप्सिन या ट्रिप्सिन या फिर रेनिन? तो मित्रों लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में होता है अमाइलेज, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 126 कह रहा है मित्रों कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम है या सेरेब्रलम है या मेडुला है या फिर पोन्स है? तो मित्रों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह है सेरेब्रलम। सेरेब्रलम है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है मित्रों कि अस्थि और दांत किस खनिज से बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस या फिर सोडियम और क्लोरीन या पोटेशियम और मैग्नीशियम या फिर फेरियम और सल्फर? तो मित्रों
जो दांत होते हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस से यानी Ca और P से बने होते हैं, यानी आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128। 128 कह रहा है मित्रों कि मधुमेह किस अंग की खराबी से होता है। मधुमेह को हम लोग शुगर या डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ये कौन से अंग की खराबी से होता है मित्रों? यकृत से, या फिर आग्न्याशय से, या गुर्दा से, या हृदय से। तो मित्रों आग्न्याशय एक हार्मोन्स का स्रावण करता है, इंसुलिन, और जब इंसुलिन की पर्याप्त स्रावण नहीं हो पाता है तो मधुमेह बीमारी हो जाती है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129। 129 कह रहा है मित्रों कि सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? आरबीसी की असामान्य संरचना, या डब्ल्यूबीसी की कमी, या प्लेटलेट की कमी, या फिर प्लाज्मा की कमी। तो मित्रों जो सिकल सेल एनीमिया है ये आरबीसी की असामान्य रचना के कारण, संरचना के कारण होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130। 130 कहता है मित्रों कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन ए, या विटामिन सी, या विटामिन डी, या फिर विटामिन ई। तो मित्रों सनशाइन मतलब होता है धूप। सनशाइन का मतलब क्या होता है? धूप होता है। और ये धूप का विटामिन पूछ रहा है, जिसे जो कि विटामिन डी को कहा जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131। 131 कह रहा है मित्रों कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? मंगल को, या शुक्र को, या बुध को, या फिर बृहस्पति को। तो मित्रों सुबह का तारा और सांझ का तारा, क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह होता है और शाम को सबसे पहले उदय होता है, दिखाई देने लगता है आकाश में, और रात में सबसे देर तक अर्थात सुबह तक ये दिखाई देता है। तो ये कहा जाता है मित्रों शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। 132 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी की सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? मंगल है, या फिर शुक्र है, या फिर बुध है, या फिर शनि है। कौन सा है मित्रों पृथ्वी के सबसे नज़दीक? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह आपका है बुध। एक मिनट, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ही है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133। 133 कह रहा है मित्रों कि हैली धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? हैली धूमकेतु की बात हो रही है। क्या यह 56 वर्ष में दिखाई देता है, या 76 वर्ष में दिखाई देता है, या 86 वर्ष में दिखाई देता है, या फिर 96 वर्षों में दिखाई देता है? तो मित्रों जो हैली धूमकेतु है ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। 134 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? अर्थात किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है? गैलीलियो ने, या फिर न्यूटन ने, या आइंस्टीन ने, या केपलर ने। तो मित्रों इसे बताया किसने? न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135। 135 कह रहा है कि अंतरिक्ष में भोजन का स्वाद क्यों बदल जाता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से, या ऑक्सीजन कम होने से, या ध्वनि तरंगों से, या फिर रक्तचाप घटने से। तो मित्रों अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है और इसीलिए भोजन का स्वाद बदल जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136। 136 कह रहा है मित्रों
कि ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? 5 से 10 किलोमीटर, या 10 से 20 किलोमीटर, या 20 से 30 किलोमीटर, या 30 से 40 किलोमीटर। तो मित्रों, ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137। 137 से पहले मित्रों सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसे आप शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है, 137, पृथ्वी के किस मंडल में जीवन संभव है? कौन से मंडल में जीवन संभव है मित्रों? स्थल मंडल में, या जल मंडल में, या वायुमंडल में, या फिर जीव मंडल में? कौन से मंडल में है? तो देखिए, स्थल मंडल पर भी जीवन है, जल मंडल में भी जीवन है, और वायुमंडल में भी जीवन है, और इन सबको मिला करके क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के जीवमंडल में जीवन संभव है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138। 138 कह रहा है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर CH4 अर्थात मीथेन, या फिर हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? किसे नहीं माना जाता है मित्रों? तो ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन को नहीं माना जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139। 139 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी की आयु का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? रेडियोधर्मिता, या ताप, या फिर प्रकाश, या फिर चुंबकत्व? किससे लगाया जाता है मित्रों पृथ्वी की आयु का अनुमान? तो पृथ्वी की आयु का अनुमान रेडियोधर्मिता से लगाया जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140। 140 कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है, या बृहस्पति है, या अरुण है, या फिर वरुण है? कौन सा ग्रह मित्रों सबसे बड़ा ग्रह है? तो सबसे बड़े ग्रह की जब बात होगी तो ये आपका है बृहस्पति ग्रह। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141। 141 कह रहा है मित्रों कि बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? न्यूटन ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या फिर आइंस्टीन ने, या फिर एडिसन ने? तो मित्रों, बिजली का जो आविष्कार हुआ है इसे किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142। 142 कह रहा है मित्रों कि लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? अर्थात विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया मित्रों? थॉमस एडिसन ने, या न्यूटन ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर मैक्सवेल ने? तो मित्रों, विद्युत बल्ब का जो आविष्कार हुआ है ये किया है थॉमस एडिसन ने। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143। 143 कह रहा है मित्रों कि विकिरण प्रदूषण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? आँख, या फिर अस्थि मज्जा, या हृदय, या फिर फेफड़ा? तो विकिरण प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है मित्रों? तो इससे अस्थि मज्जा सबसे पहले मतलब प्रभावित होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144। 144 कह रहा है कि कंप्यूटर का CPU किसका संक्षिप्त रूप है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल पावर यूनिट, या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, या फिर सेंट्रल पल्स यूनिट? तो मित्रों, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145। 145 कह रहा है मित्रों कि पोलियो
किस वायरस के कारण होता है? कौन से वायरस के कारण होता है मित्रों? पोलियो। तो क्या ये एंटो वायरस के कारण होता है, या रेट्रो वायरस के कारण होता है, या डेंगू वायरस के कारण होता है, या कोरोना वायरस के कारण होता है? तो मित्रों, जो पोलियो रोग है ये एंटेरो वायरस के कारण होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 कह रहा है कि रेबीज रोग किससे फैलता है? क्या मच्छर के काटने से होता है, या कुत्ते के काटने से, या दूषित पानी, या फिर बैक्टीरिया? तो मित्रों, जो रेबीज रोग है, रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है, और इस रोग को इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसका रोगी पानी से बहुत ज़्यादा डरता रहता है। प्रश्न संख्या 147 कह रहा है मित्रों कि हृदयाघात का मुख्य कारण है, मतलब जिसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? धमनियों में वसा जमना, या ऑक्सीजन की कमी, या रक्त की अधिकता, या फिर उच्च रक्तचाप? कौन सा होता है मित्रों इसमें? तो अगर हम लोग देखें तो विशेष करके धमनियों में वसा का जमने के कारण ही, वसा के जमाव होने के कारण क्या होता है? हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की समस्या होती है। प्रश्न संख्या 148 कह रहा है मित्रों कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, या रतौंधी, या एनीमिया, या स्कर्वी? तो मित्रों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है मित्रों कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया, या फिर घेंघा, या फिर रिकेट्स, या फिर स्कर्वी? तो मित्रों, शरीर में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, जिसको रक्त की कमी भी कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 कह रहा है मित्रों कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु घड़ी कौन से सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकत्व, या फिर परमाणु दोलन, या फिर न्यूटन का नियम, या ध्वनि? तो मित्रों, जो परमाणु घड़ी है, परमाणु घड़ी को अगर बात करें तो ये परमाणु दोलन सिद्धांत पर आधारित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 150 प्रश्न हो चुके हैं मित्रों। सभी लोग एक बार क्लास को ज़बरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए आज इस क्लास को। और देखते हैं डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया? जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसकी संरचना का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन और क्रिक ने, या हर्शे और चैस ने, या पॉलिंग और विल्किंस ने, या फिर मेंडल ने? तो मित्रों, डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152 कह रहा है मित्रों कि शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, या गुर्दा के द्वारा, या आग्न्याशय के द्वारा, या फिर पित्ताशय के द्वारा? तो मित्रों, जो शरीर में इंसुलिन है इसका निर्माण आग्न्याशय के द्वारा होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 153 कह रहा है मित्रों कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसीज का मुख्य कार्य है। कौन सा कार्य है? संक्रमण से संरक्षा, या ऑक्सीजन का परिवहन, या हार्मोन का स्रावण, या रक्त का थक्का जमना? तो मित्रों, हम लोग श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन अपने शरीर में ले जाते हैं उसमें क्या काम करता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, वो पूरे शरीर के सभी अंगों में लेकर के जाती हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 154। 154 कह रहा है मित्रों कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने, या रॉबर्ट कोच ने, या पास्चर ने? तो मित्रों पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 155। 155 कह रहा है मित्रों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, या स्कर्वी, या बेरी या फिर रिकेट्स? तो मित्रों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156। 156 कह रहा है मित्रों कि डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन किस कोशिकांग में होती है? कौन से कोशिकांग में होती है? नाभिक में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में, या गाल्जी काय अर्थात गाल्जी बॉडी में? किस में होता है मित्रों? तो ये होता है डीएनए प्रतिकृति नाभिक में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 157। 157 कह रहा है मित्रों कि मानव हृदय में या मनुष्य के हृदय में कितने आलिंद होते हैं? 2, या 3, या 4, या 5? तो मित्रों मानव के हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 158। 158 कह रहा है मित्रों कि मनुष्य के शरीर का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, या माइटोकॉन्ड्रिया, या गाल्जी तंत्र, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो मित्रों मानव शरीर का जो पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159। 159 कह रहा है मित्रों बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, या प्रोटीन कोडिंग रिएक्शन, या पॉलीकार्बोहाइड्रेट रिएक्शन, या फिर पेप्टाइड चेन रिएक्शन? तो मित्रों बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160। 160 कह रहा है मित्रों कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, या विटामिन B12, या विटामिन के, या फिर विटामिन डी? तो मित्रों रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 160 प्रश्न हो चुका है मित्रों और आप सभी लोग क्या करेंगे? क्लास को लाइक और साथ ही साथ जोरदार तरीके से शेयर सबके पास इसे पहुंचा दीजिए। कह रहा है कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब जन्मा था? भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी क्या 1978 में जन्मा था, या 1986, या 1988, या 1990? तो मित्रों पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में जन्मा था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 162। 162 कह रहा है कि डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए एकल श्रृंखलित होता है। क्या है मित्रों? तो ये सभी हैं, ये सभी इसके अंतर हैं। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163। 163 कह रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस शरीर से बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन? तो मित्रों श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164।
164 कह रहा है मित्रों, इंसुलिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? कैंसर या फिर मधुमेह या एड्स या कुष्ठ रोग? तो मित्रों जो इंसुलिन है, इंसुलिन का निर्माण मधुमेह का प्रयोग मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं या फिर इसे शुगर भी कहते हैं आम भाषा में, इसके लिए किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165 165 कह रहा है मित्रों कि मलेरिया परजीवी, जिसको प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है, का जीवन चक्र किसमें पूरा होता है? मच्छर और मानव में, या मच्छर और कुत्ता में, या मच्छर और भेड़ में, या फिर केवल मानव में? तो मित्रों मलेरिया जो परजीवी प्लाज्मोडियम है, ये मच्छर और मानव के जीवन के बीच में इसका जीवन चक्र पूरा होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 166 और 166 क्या कह रहा है मित्रों? इससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और साथ ही साथ इसे आप शेयर करते रहिए जोरदार तरीके से। 166 कह रहा है मित्रों कि एड्स किस वायरस से होता है? एड्स कौन से वायरस से होता है मित्रों? HBV से, या HIV से, या HCV से, या फिर HSV से? तो मित्रों एड्स जो होता है ये HIV वायरस से होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 167 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आग्न्याशय, या फिर यकृत, या फिर अधिवृक्क, या फिर पिट्यूटरी? सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही मित्रों, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 168 क्या कह रहा है? तो 168 कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय में, या फिर फेफड़े में, या गुर्दा में, या यकृत में? तो मित्रों जो रक्त का शुद्धिकरण है ये होता है गुर्दा में, जिसको किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी भी इसे कहा जाता है। किडनी इंग्लिश में, और हिंदी में इसे गुर्दा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 169 कह रहा है कि नीलगिरी वृक्ष की पत्तियों से कौन सा तेल प्राप्त होता है? लेवेंडर, या फिर यूकेलिप्टस, या फिर पुदीना, या फिर तुलसी? तो नीलगिरी वृक्ष की पत्तियों से मित्रों यूकेलिप्टस का तेल प्राप्त होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 170 कह रहा है मित्रों कि पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? पानी का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, या जाइलम के द्वारा, या क्लोरोप्लास्ट, या फिर मेरिस्टेम? तो मित्रों पौधों में पानी का जो परिवहन होता है ये जाइलम के द्वारा होता है, और जो उसके बाद में ऊर्जा यानी कि कह सकते हैं इनका जो भोजन होता है उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171 कह रहा है मित्रों प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन? तो मित्रों अवशोषित की बात हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है और ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रश्न संख्या 172 कह रहा है कि वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, या रेडियो कार्बन डेटिंग, या फिर पैलिनोलॉजी, या फिर टैक्सोनॉमी? मित्रों वृक्षों की जो आयु ज्ञात करने की विधि है इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 173। 173 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है मित्रों? वन है, या फिर महासागर की शैवाल है, या घास भूमि है, या फिर जीव जंतु हैं। तो मित्रों ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर महासागर की शैवालें हैं, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट मित्रों, जितने ज़्यादा बड़े पौधे होंगे उतना ज़्यादा वह श्वसन की प्रक्रिया में उनमें कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सॉरी उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो इसलिए यहाँ पर वन सही उत्तर होगा, महासागर की शैवाल नहीं होगी, ये गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 174। 174 कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मित्रों मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 175। 175 कह रहा है कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ग्लूकोज, या फ्रक्टोज, या लैक्टोज, या फिर सुक्रोज। तो मित्रों दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और फलों में फ्रक्टोज होता है। प्रश्न संख्या 176। पाचन तंत्र का कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा मित्रों? एमाइलेज, या फिर लाइपेज, या फिर ट्रिप्सिन, या फिर माल्टेज। पाचन तंत्र का कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ेगा? तो ये ट्रिप्सिन है मित्रों। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 177। 177 कह रहा है कि पादप हार्मोन ऑक्सिन का संबंध है किससे? ऑक्सिन का क्या कार्य है? पुष्पन से, या जड़ वृद्धि से, या लंबाई वृद्धि से, या फिर फल पकने से। तो मित्रों ऑक्सिन जो होता है ये लंबाई वृद्धि से इसका संबंध है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 178। 178 कह रहा है मित्रों कि हड्डियों और दांतों के निर्माण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, या फिर कैल्शियम, या सोडियम, या पोटेशियम। तो मित्रों दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम का आवश्यक है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये निर्माण नहीं हो पाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 179। 179 कह रहा है कि रक्त में लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन, या क्लोरोफिल, या कैरोटीन, या फिर माइग्लोबिन। रक्त में लाल रंग की बात हो रही है मित्रों, और लाल रंग होता है रक्त का हीमोग्लोबिन की वजह से। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 180। 180 कह रहा है मित्रों कि पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने, या जोनास साल्क ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर लुई पास्चर ने। तो मित्रों पोलियो का जो टीका है इसे जोनास साल्क ने किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 181। 181 कह रहा है मित्रों कि मानव रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 6.8, या फिर 7.4, या फिर 8.2, या फिर 5.6। तो मित्रों मानव रक्त का पीएच सामान्यतः 7.4 होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182।
182 कह रहा है मित्रों कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली विद्युत प्रणाली का नाम है। विद्युत प्रणाली का नाम क्या है जो हृदय की गति को नियंत्रित करती है? एवी नोड या फिर एसए नोड या फिर परकिंजी फाइबर्स या फिर बंडल ऑफ हिस। क्या होता है मित्रों? तो इसमें जो एसए नोड है ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 183। 183 कह रहा है मित्रों कि माइट्रल वाल्व हृदय के किस भाग में पाया जाता है? दायां आलिंद या फिर दायां आलिंद बायां निलय में, या बायां आलिंद दायां निलय में, या दायां आलिंद बायां आलिंद, या फिर दायां निलय और बायां निलय। माइट्रल वाल्व की बात हो रही है मित्रों, और माइट्रल वाल्व जो होता है ये बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में पाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 184, और 184 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से। प्रश्न संख्या 184 कह रहा है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन या लाइकोपीन या एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल। तो मित्रों गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। और लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिर्चे का रंग लाल एंथोसाइनिन के कारण होता है और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। प्रश्न संख्या 185। 185 कह रहा है मित्रों कि पौधों में फोटो पीरियोडिज्म का संबंध है। फोटो पीरियोडिज्म का संबंध किससे है मित्रों? दिन की लंबाई से, या तापमान से, या फिर जल की उपलब्धता से, या मिट्टी की उपजाऊ शक्ति से। तो मित्रों पौधों में जो फोटो पीरियोडिज्म है ये दिन की लंबाई से है। भाई दिन जितना लंबा होगा उतना ही देर पौधे फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते रहेंगे। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86। 186 कह रहा है मित्रों कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, या घेंघा होता है, या फिर बेरी या फिर एनीमिया। तो मित्रों मानव के शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 187। 187 कह रहा है मित्रों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या फिर स्कर्वी या फिर एनीमिया या फिर पेलाग्रा। विटामिन डी की कमी की बात हो रही है मित्रों। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है। और वयस्कों में क्या होता है मित्रों? तो वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये वयस्कों में ये होने वाला रोग है और बच्चों में रिकेट्स होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 188। 188 कह रहा है मित्रों कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख योगदान किसका है? मतलब सबसे ज़्यादा प्रमुख गैस कौन सी है ग्रीन हाउस गैसों में? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो मित्रों ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189। 189 कह रहा है मित्रों कि ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? ओजोन परत में छिद्र क्यों हुआ? सीएफसी के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर CH4 अर्थात मीथेन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो मित्रों ओजोन परत में जो छिद्र का कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 190 190 कह रहा है मित्रों कि मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक रक्त छानता है? यकृत है, या फिर गुर्दा है, या फिर फेफड़े है, या प्लीहा है? तो मित्रों, रक्त को प्योरीफाई करने का काम अर्थात शुद्धिकरण करने का काम गुर्दा का है। तो जाहिर सी बात है कि गुर्दा ही रक्त को सबसे ज़्यादा छानने का भी काम करेगा। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 191 191 कह रहा है मित्रों कि पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, या पाचन ग्रंथि, या श्वसन ग्रंथि, या यौन ग्रंथि? तो मित्रों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रंथि है, इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, या फिर इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 192 कह रहा है मित्रों कि मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की? किसने बताया कि रक्त पूरे शरीर में चलता रहता है, दौड़ता रहता है? हार्वे, या डार्विन, या फिर हक्सले, या फिर न्यूटन? तो मित्रों, रक्त संचार के बारे में बताया था सब हार्वे ने, इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ही इसका खोज किया। तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 193 कह रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग इसे बताइए कमेंट सेक्शन में तुरंत। कह रहा है कि पृथ्वी का नीला ग्रह नामकरण किस कारण से हुआ? ऑक्सीजन की प्रचुरता, या फिर महासागर की उपस्थिति, या वनस्पति की प्रचुरता, या वायुमंडलीय संरचना? तो मित्रों, जो पृथ्वी का नीला ग्रह है, ये महासागरों की उपस्थिति के कारण हुआ है। महासागर में जल है, और जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसे महासागरों की उपस्थिति, बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 194 कह रहा है कि पौधों में पानी का वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन जिसको बोलते हैं, अधिकतर किससे होता है? कौन से अंग से वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होगा मित्रों? जड़ से, या तना से, या पत्तियों के रंध्र से, या फिर फूल से? तो मित्रों, सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो होगा पत्तियों के रंध्र से। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 195 कह रहा है मित्रों कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, या क्लोरोफिल, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या जल? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का स्रोत है मित्रों, वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। बिल्कुल ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही उन्हें ऊष्मा व ऊर्जा देता है। प्रश्न संख्या 196 कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप है, क्या है मित्रों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड? कौन सा है मित्रों? तो अगर हम लोग बात करेंगे 196 की, तो 196 में डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 197 कह रहा है मित्रों कि राइबोसोम का कार्य है, क्या कार्य है? ऊर्जा उत्पादन, या प्रोटीन संश्लेषण, या फिर पाचन, या फिर श्रवण? तो मित्रों, राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण का। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 198 कह रहे हैं मित्रों कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाएगा? हृदय का वाल्व है, या कोशिका का पावर हाउस है, या फिर रक्त का घटक है, या डीएनए का भाग है? तो मित्रों, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 199
199 कह रहा है मित्रों कि हृदय रोग की पहचान हेतु यंत्र है बैरोमीटर या स्टेथोस्कोप या फिर थर्मामीटर या हाइड्रोमीटर। तो मित्रों बैरोमीटर क्या काम करता है? वायु दाब मापता है। बैरोमीटर वायु दाब मापता है। थर्मामीटर क्या काम करता है? तो ये तापमान मापता है। और अगर हम बात करें हाइड्रोमीटर तो ये आर्द्रता मापता है, आर्द्रता मापता है। और स्टेथोस्कोप ये क्या करता है? ये हृदय के टोन को सुनाता है, उसके लय को सुनाता है। अर्थात किसी भी प्रकार का अगर रोग है, कोई समस्या है, तो हृदय अपने सही लय में नहीं चलेगा। इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200। प्रश्न संख्या 200 कह रहा है मित्रों कि आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को या एरिस्टोटल या फिर लैमार्क या फिर मेंडल। तो मित्रों एरिस्टोटल मतलब अरस्तु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अरस्तु की बात हो रही है। और आधुनिक जीव विज्ञान का जनक एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु को ही कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम सब ने 200 MCQ देखा। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज रही है। तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लास को पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है या क्लास आपको कैसी रही, कोई सुझाव है, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।